ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ग्रुप्स का। चैप्टर 2 है मैथमेटिकल मेथड से। इस चैप्टर में हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस। उसके बाद हम उस ग्रुप्स को पढ़ेंगे। उसके बाद बिलियन ग्रुप पढ़ेंगे, सब ग्रुप पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे और कोसेट्स पढ़ेंगे, लैग्रांज थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद परमुटेशंस पढ़ेंगे और इन दी एंड हम रिंग और फील्ड की कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ना सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ग्रुप्स का, बल्कि काफी इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको ये टच करता है। ठीक है, जिन्हें एमएससी के अंदर फिर हम इन डिटेल करते हैं। स्पेशली आपको जैसे मेंशन किया, गोल्डन रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स में आप उनकी डिटेल में जाएंगे। चलें अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें और उनकी बेसिस पे ये सारा लेक्चर आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट। एक सेट है आपके पास, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। इट इज अ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो एम्प्टी भी हो सकती है, वो सिंगलटन भी हो सकती है, वो मोर देन वन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो बाय ए सेट वी सिंपली मीन ए कलेक्शन। ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ नेम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए इस वक्त। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद व्हाट इज ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए इज ऑर्डर पेयर ए बी। बोथ ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ए क्रॉस बी हम बनाते हैं जब हम कहते हैं ना कि हमें ए के दो एलिमेंट्स चाहिए। तो दो एलिमेंट यानी जब हमें पेयर चाहिए होता है, एट द सेम टाइम हमें ए के दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो हम ए क्रॉस ए ले लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या है? ए क्रॉस ए इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए। ठीक है, सपोज एक फंक्शन है हमारे पास स्टैरिक। स्टैरिक इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। किस किस्म का फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑर्डर पेयर ए बी पे अप्लाई होगा, यानी जिसे ए के दो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, और ये स्टैरिक इस पे अप्लाई होगा, ए स्टैरिक बी बन जाएगा। फर्ज करें कि ए स्टैरिक बी का आंसर आता है सी। अब ये जो नया एलिमेंट है या जो सी है, ये भी ए को बिलोंग करे। ठीक है, तो फिर हम ऐसे स्टैरिक को हम कहते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन। देन दिस स्टैरिक इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और इस नॉन एम्प्टी सेट को और इस बाइनरी ऑपरेशन के कंबाइंड पेयर को हम कहते हैं ग्रुपाइड। दिस इज कॉल्ड ए ग्रुपाइड। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन वन। ग्रुपाइड, व्हाट इज अ ग्रुपाइड? एक नॉन एम्प्टी सेट, ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्रॉस ए दिखाने के लिए कि दिस इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी वी नीड टू एलिमेंट्स। डिफाइन ए फंक्शन स्टैरिक from A cross A to A by steric AB is A steric B, and if A steric B is C, C also belongs to A. Then we say that this steric is a binary operation and this set G with steric is a groupite. ठीक है, मिसाल के तौर पे अब देखिए स्टेरिक। स्टेरिक आपको शो हो रहा है कि स्टेरिक क्या है? ये दो नंबर्स पे कोई अप्लाई होने वाला ऑपरेशन है। मिसाल के तौर पे स्टैरिक मुमकिन है कभी प्लस हो, स्टैरिक मुमकिन है कभी माइनस हो, स्टैरिक कभी मल्टीप्लाई हो सकता है, स्टैरिक कभी डिवीजन हो सकती है। अगर वो सेट, अब सेट पे भी डिपेंड करता है ना कि ये सेट कौन सा है। अगर वो सेट फर्ज करो कभी किसी सेट का पावर सेट हो गया, तो फिर स्टैरिक यूनियन हो सकता है, फिर हो सकता है स्टैरिक इंटरसेक्शन हो सकता है आपका जो सेट ए है वो वेक्टर्स का सेट हो जाए कभी। उस सूरत में स्टैरिक डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, उस सूरत में स्टैरिक क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, और इसी तरह के। और आपके पास अगर आपका जो सेट है वो फर्ज करें कि वो कोई मैट्रिसेस का सेट बन जाए, एम एम बाई एम मैट्रिसेस का, हो सकता है स्टैरिक जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बन जाए, हो सकता है स्टैरिक जो है वो मैट्रिक्स एडिशन बन जाए। और अगर कभी आपका सेट ए सेट ऑफ फंक्शंस बन जाए, फ्रॉम सपोज
इंटरवल 0 1 2 रियल वैल्यूड फंक्शंस बन जाए, तो हो सकता है कि आपका जो स्टैटिक है वो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन बन जाए, ठीक है। या हो सकता है वो सम ऑफ टू फंक्शन बन जाए, हो सकता है वो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन बन जाए, हो सकता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन जाए, एंड सिमिलरली सो ऑन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो स्टैटिक हमारा बन सकता है, ठीक है। तो अब आप याद रख लें बीच में से क्या याद रखना है। ग्रुपाइड के लिए या एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है। नंबर 1, ए एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। नंबर 2, एक फंक्शन स्टैटिक ए क्रॉस ए से ए पे जाना चाहिए। क्या ये जरूरी है कि हर फंक्शन हर फंक्शन जो ए क्रॉस ए पे हो वो ए पे जाए? नो। साल के तौर पे देखते हैं कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन जो है वो, कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो ये क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। सेट आपके पास नेचुरल नंबर नॉन एम्प्टी है, दिस इज नॉन एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर आपके पास ऑपरेशन कौन सा डिफाइन कर रहे हैं? एडिशन का डिफाइन कर रहे हैं। अब फर्ज करें कि आप दो नेचुरल नंबर लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यूं लिखेंगे तो बिलोंग्स टू एन, ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो आपको पता है फिर ये एन बाय एन का एलिमेंट है ए बी। तो प्लस ए बी का क्या मतलब होगा कि ए प्लस बी। आप जानते हैं कि जब आपके पास दो नेचुरल नंबर होते हैं तो उनका सम भी एक नेचुरल नंबर होता है, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एन। इसका मतलब ये है कि एन अंडर एडिशन इज अ ग्रुपाइड। ये एक ग्रुपाइड है क्योंकि एडिशन जहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब अगर हम इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अंडर सब्ट्रैक्शन ले लें फिर क्या होगा? सेम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन ऑपरेशन आप यूज कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप डिफाइन कर लें एन क्रॉस एन से, तो क्या ये एन पे होगा? ये क्वेश्चन है। क्या सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है, एक फंक्शन है एन क्रॉस एन टू एन? इज इट नेसेसरी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नो। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। माइनस ए बी मीन्स ए माइनस बी, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। फर्स्ट करो कि हम इसे 1 1 पे अप्लाई करते हैं। 1 1 पे अप्लाई करने का मतलब 1 - 1, तो आंसर क्या आएगा? 0। एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो इसका मतलब है कि एन जो है वो ग्रुपाइड नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपने एक एग्जांपल ले ली जो ग्रुपाइड है और एक एग्जांपल ले लिया आपने जो ग्रुपाइड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल आप ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स की, ठीक है। कुछ तो ट्रिवियल बातें हैं, नहीं करते हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर इज नॉन एम्प्टी। हम इस पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एडिशन को। एडिशन ए बी पर कैसे डिफाइंड होगा? ए डिवाइडेड बाय बी। समटाइम्स तो दो इंटीजर की रेशियो इंटीजर बनेगी, लेकिन फर्ज करें आप 1 ले लें, 1/2 1/2, तो ये सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर दिस डिवीजन इज नॉट अ ग्रुपाइड, क्योंकि ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये जरूरी है कि वो जी क्रॉस जी टू जी जाए, उसी सेट के एलिमेंट दे, यानी जैसे सम सॉर्ट ऑफ क्लोजर लॉ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब ए और बी क्या है? दो इंटीजर हैं। अब आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर। इन ऑल दीज केसेस जब दो इंटीजर लेंगे उनके उनका जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं डिफाइन करता, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर पे डिफाइन करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 5, एक ऑपरेशन हम यूज करते हैं मॉडुलू का, एडिशन मॉडुलू, ठीक है। एडिशन मॉडुलू, फर्ज कर एडिशन मॉडुलू 4। एडिशन मॉडुलू 4 में हमारे पास रिमाइंडर होंगे जो 4 से डिवाइड करके आते हैं, यानी 0 1 2 3, ठीक है। आप इसमें एडिशन कैसे डिफाइन होगी? ए मॉड्यूल ए प्लस बी मॉड 4 है। ए प्लस बी मॉड 4 का क्या मतलब होगा कि ए और बी को प्लस करके जो भी नंबर आएगा आप उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे उसका रिमाइंडर, यानी दीज आर द रिमाइंडर्स एक्चुअली। मिसाल के तौर पे आप 3 + 3 करें तो आंसर 6 आता है।
अब मॉडुलो 4 का क्या मतलब है कि आपने इसको डिवाइड कर देना है, इसको 4 पे डिवाइड कर देना है, और रिमाइंडर देखना क्या है, रिमाइंडर 2 है तो आंसर इज 2। ठीक है। विद दिस ऑपरेशन आप अब किसी कोई भी दो नंबर को यहाँ पे प्लस करते हैं तो आंसर जो है वो इसी के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मॉडुलो जो है ये भी ग्रुपाइड बनाता है। ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल ले लेते हैं हम चेक कर लेते हैं वेक्टर्स के अंदर जाके भी। आर स्क्वायर, फर्ज करो ये वेक्टर है हमारे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के ऊपर आप डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? ये हम डिफाइन कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर, यानी दो वेक्टर्स पे लगेगा। देखना ये है कि क्या ये आर स्क्वायर को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए और बी दो वेक्टर ले लेते हैं आर स्क्वायर से, तो ए डॉट बी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। स्केलर है तो फिर तो ये आर स्क्वायर को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसी सेट आर स्क्वायर पे क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी फॉर एनी टू वेक्टर्स ए बी इन आर स्क्वायर, ए क्रॉस बी सपोज दिस इज इक्वल टू सी। तो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर इन आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। इसी तरह आप एग्जांपल ले लें, लेट्स से कि ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड वी टेक पावर सेट ऑफ ए अंडर यूनियन। पावर सेट ऑफ ए ले लें अंडर यूनियन। इसका मतलब क्या होगा कि यूनियन इज ए बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम पावर सेट ऑफ ए क्रॉस पावर सेट ऑफ ए टू पावर सेट ऑफ ए, बिकॉज आप कोई से भी दो सबसेट लेते हैं, आप फर्ज करें बी और सी ले लें सबसेट ऑफ ए, तो आप जानते हैं कि बी यूनियन सी इज अनदर सबसेट ऑफ ए, इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। इसी तरह अगर आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो बी सी आर सबसेट्स ऑफ ए, देन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो यूनियन भी बाइनरी ऑपरेशन है और इंटरसेक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपकी बेस बनाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। चले, ये होगी हमारी बात। एक पेयर जी, जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टैरिक, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन से क्या मुराद है? ये जी क्रॉस जी से जी पे है। अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहली कंडीशन क्या है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ से क्या मुराद है? क्लोजर लॉ से मुराद यही है कि जो नॉन एम्प्टी सेट है अंडर ऑपरेशन स्टैरिक, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं उसके, तो ए स्टैरिक बी बिलोंग करता है जी को। दिस इज बाय डेफिनेशन। और हमने इसको क्या कहा? हमने कहा कि अगर कोई पेयर ये प्रॉपर्टी रखता है तो वो ग्रुपाइड बन जाएगा। ठीक है। और हमने एग्जांपल दी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुपाइड है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन ये ग्रुपाइड नहीं है। तो हमने एग्जांपल भी दे दिया, काउंटर एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट, सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? वेरी सिंपल, ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी इक्वल टू ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी। अब एग्जांपल देनी है, एग्जांपल और काउंटर एग्जांपल दोनों आपने देनी है। एक एग्जांपल देनी है जो जिसमें क्लोजर लॉ भी हो, एसोसिएटिव लॉ भी हो, और एक एग्जांपल देनी है जिसमें क्लोजर लॉ हो लेकिन एसोसिएटिव लॉ ना हो। ठीक है। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक के लिहाज से ये दो प्रॉपर्टी रखता हो, यानी उसमें क्लोजर लॉ भी हो एसोसिएटिव लॉ भी हो, उस पेयर को आप क्या कहते हैं? उस पेयर को हम कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देते हैं सेमी ग्रुप की। ऐसी एग्जांपल जो सेमी ग्रुप हो, जो सॉरी ऐसी एग्जांपल जो सेमी ग्रुप हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगेन ले ले सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। अब ये ग्रुपाइड है। ठीक है। और नंबर टू, इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब है कि ये जो ग्रुपाइड आपने लिया था ये क्या बन गया? ये सेमी ग्रुप बन गया। ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स हम ऐसी एग्जांपल भी दे सकते हैं जो खाली ग्रुपाइड है लेकिन वो सेमी ग्रुप नहीं है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखें सेट ऑफ इंटीजर्स,
अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ये ग्रुपाइड है, ठीक है, ग्रुपाइड है। क्यों ग्रुपाइड है? क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर। ग्रुपाइड या बाइनरी ऑपरेशन इस पे डिफाइंड है। अच्छा, क्वेश्चन, क्या ये सेमी ग्रुप है? आंसर इज नो। तो ये एक काउंटर एग्जांपल बन गई। यानी क्वेश्चन क्या है, गिवन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुपाइड विच इज नॉट ए सेमी ग्रुप। क्योंकि हर सेमी ग्रुप ग्रुपाइड तो होगा, लेकिन हर ग्रुपाइड सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई दिस दिस एग्जांपल इज मोर इंपॉर्टेंट। कि ऐसी एग्जाम्पल जो ग्रुपाइड है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं, क्या मतलब? कि ऐसी एग्जाम्पल बताएं जिसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ग्रुपाइड क्यों है? क्लोजर लॉ होल्ड करता है। सेमी ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर आप जानते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। आप चेक कर लें यहाँ पे एलिमेंट्स लेके, क्योंकि यहाँ से जब ओपन करते हैं तो ये यहाँ प्लस बन जाता है, जबकि यहाँ एक किस्म की सब्ट्रैक्शन ही रहती है। तो दैट्स वाई दिस इज नॉट इक्वल। एग्जांपल लेके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी आती है आपके पास प्रॉपर्टी? थर्ड नंबर पे आपके पास आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? अच्छी तरह याद रखनी है इसकी बातें आपने। ये ग्रुप में या उस सेट में एक ऐसा शरीफ एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के पे अप्लाई किया जाए उसे कुछ भी ना कहे। ठीक है, अब इस बात को समझें, कुछ भी ना कहेगा क्या मतलब है? कुछ भी ना कहेगा मतलब ये है, देखो अगर आप सेट ऑफ इंटीजर में है और अंडर एडिशन है, ठीक, तो आप मुझे बताएं कौन सा एलिमेंट है जो ए को ए ही रहने देगा, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें चाहे राइट साइड से ऐड करें। डेफिनेटली वो जीरो है। इसका मतलब है कि अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है। अगर आप इसी सेट ऑफ इंटीजर में अंडर मल्टीप्लिकेशन चले जाएं तो फिर क्वेश्चन ये होगा कौन सा ऐसा एलिमेंट इंटीजर है जो ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए ही रहे। फिर आपका आंसर वन होगा। इसका मतलब है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वन है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी जीरो है। पावर सेट ऑफ एनी सेट एक्स, एक्स इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट पे पावर सेट ऑफ एक्स, और हम बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं यूनियन का। फिर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि कौन सा ऐसा सेट है जिसका ए से राइट साइड से यूनियन लिया जाए या लेफ्ट साइड से यूनियन लिया जाए तो आंसर यही रहे। ठीक है, शाबाश, बताएं मुझे कौन सा ऐसा सेट है, सबसेट है एक्स का, जिसका यूनियन ए से लिया जाए और आंसर ए ही आए। यानी ए ही आएगा मतलब है कि ए में यूनियन ने तो नए एलिमेंट भी ऐड कर देने अगर उसमें हो। अब सिर्फ एक ए की बात नहीं हो रही, फॉर ऑल ए, कोई भी ए है, कोई भी ए है, कोई भी सबसेट है एक्स का, वो उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड ना कर सके। ये मतलब है इस बात का, ठीक है। कौन सा ऐसा सेट है जो किसी भी सेट में एलिमेंट नया ऐड नहीं कर सकता? आंसर इज वेरी क्लियर, वो एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब है कि अंडर यूनियन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? वो एम्प्टी सेट है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इसी को बदल दें और हम पूछें कि पावर सेट ऑफ एक्स पे अंडर इंटरसेक्शन चले जाएं, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से आप बताएं, तो फिर इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से हम क्या कहेंगे? व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? हम कहेंगे कि कोई भी सबसेट ले लें आप एक्स का, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होगा जो अंडर इंटरसेक्शन ए को कुछ ना कहे, ए ही रहने दे। ठीक है, कौन सा सेट है वो? अब इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन कहता है कि कॉमन एलिमेंट्स लें, ठीक। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन सम सेट अगेन ए, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे सेट आप लें, ए के एलिमेंट उसमें कॉमन हो ताकि आंसर ए आए। और ये किसी एक ए के लिए नहीं, हर एक के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट वो सेट होगा जिसमें हर एलिमेंट के सारे, जिसमें हर सबसेट के सारे एलिमेंट है। और वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक्स हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ये एक्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें क्लोजर लॉ भी हो, एसोसिएटिव लॉ भी हो और आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, तो फिर हम नॉन एम्प्टी सेट और उस बाइनरी ऑपरेशन के ऐसे पेयर को हम कहते हैं कि ये एक मोनाइड है। ठीक है, अब जहां जहां हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया था वो एग्जांपल बन जाएगी मोनाइड की। ठीक है, मिसाल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन,
इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोनाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्लोज भी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। इसी तरह आप देख लें जो हमने कहा था, पावर सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टुगेदर विद यूनियन। तो इसके अंदर क्योंकि हमें क्लोजर लॉ भी है, एसोसिएटिव भी है, और इसके अलावा हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया था पावर सेट ऑफ एक्स में, तो ये भी मोनाइड बन गया। इसी तरह पावर सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल गया तो ये भी हमारा मोनाइड बन जाता है। ठीक है। और जहां जहां आपको ये तीन प्रॉपर्टीज, बहुत सारी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे जेड अंडर एडिशन है, आर अंडर एडिशन है, नॉन जीरो रियल अंडर मल्टीप्लीकेशन है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो आगे ग्रुप के अंदर जाके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां हम उनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ हमें काउंटर एग्जाम्पल देना है। आप देखें पीछे की तरफ जाएंगे तो ये आपकी एग्जांपल जो मोनाइड है, वो क्योंकि क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ रखती है, इसका मतलब है कि वो सेमी ग्रुप तो है, और जो सेमी ग्रुप है वो क्लोजर लॉ तो उसमें है, वो ग्रुपाइड तो है। ठीक है। तो हर मोनाइड सेमी ग्रुप भी है और ग्रुपाइड, ये नहीं हो सकता मोनाइड हो वो सेमी ग्रुप ना हो, ये नहीं हो सकता वो सेमी ग्रुप हो वो ग्रुपाइड ना हो। ठीक है। अच्छा, हमने एग्जांपल दी थी एक, ये इंपॉर्टेंट चीज अब जो बता रहा हूँ, जो ग्रुपाइड ही नहीं है। फिर हमने एग्जांपल दी थी जो ग्रुपाइड है, सेमी ग्रुप नहीं है। फिर हमने एग्जांपल देनी है कि जो सेमी ग्रुप है लेकिन मोनाइड नहीं है। ठीक है। आप रिकॉल करें अपनी एग्जांपल को, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को अंडर एडिशन। अब चेक करें इसी उसी तरतीब के साथ, क्लोजर लॉ, यस क्लोजर लॉ इसके अंदर है, ये ग्रुपाइड बन गया। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, यस ये भी, ये सेमी ग्रुप बन गया। अब चेक करें आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन इसके अंदर है, जबकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, अंडर एडिशन जीरो होगा, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है कि दिस इज एन एग्जांपल विच इज ए सेमी ग्रुप बट नॉट ए मोनाइड। ये वो सेमी ग्रुप है जो आगे मोनाइड नहीं बनता। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, क्लोजर लॉ भी हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी हो गया, इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की मदद से एक डेफिनेशन आती है इनवर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेफिनेशन है ये आइडेंटिटी एलिमेंट की मदद से आती है, यानी इनवर्स पे जाने से पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। ठीक है। हम एक डेफिनेशन देते हैं, फर्ज करें कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी इज स्टैटिक, स्टैटिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब ये पेयर बन गया जी अंडर स्टैटिक, और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इसके अंदर। तो हमने कह दिया कि ये मोनाइड है। अब हम पहले डेफिनेशन देते हैं इनवर्स एलिमेंट की, कि किसी भी मोनाइड के अंदर इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। हर एलिमेंट ए, यानी ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हैं, इसका हम इनवर्स डिफाइन कर लेते हैं। एक एलिमेंट ए डैश जो इसी सेट में पड़ा हो, ए का इनवर्स कहलाएगा अगर ए स्टैरिक ए डैश किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का पता होना चाहिए, और फिर उसकी मदद से आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। फर्ज करो कि एक एलिमेंट है ग्रुप का ए डैश की हमें तलाश है, यानी ए डैश हम फाइंड किया करेंगे, और ए डैश को हम ए का इनवर्स कब कहेंगे, जब ए डैश ए को आइडेंटिटी में बदल दे। ठीक है। आप थोड़ी प्रैक्टिस के लिए देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स पे थे, अगर अंडर एडिशन, तो अंडर एडिशन हमने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, अंडर एडिशन जीरो है। तो आप अगर फर्ज करो कि आप कोई इंटीजर फाइव लेते हैं, तो अब इनवर्स क्या होगा फाइव का, अब फाइव का इनवर्स ऐसा एलिमेंट होगा जिसे आप फाइव में ऐड करें, क्योंकि आप बाइनरी ऑपरेशन क्या, एडिशन का, तो आंसर क्या है जीरो, तो साफ जाहिर है वो माइनस फाइव है। अच्छा, अगर हम आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन पे, और हम एक एलिमेंट फर्ज करें वन ले लेते हैं, या हम आसानी के लिए ताकि ज्यादा अच्छी एग्जांपल बन जाए, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर ले लेते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, और हम एक नंबर फाइव ले लेते हैं फर्ज करें,
5 का ही हमने अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। अब जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे हम, तो क्या होगा, हमारा जो डेफिनेशन क्या बनेगी इनवर्स, इनवर्स की हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि पहले तो आप स्टेरिक की जगह वो बाइनरी ऑपरेशन लिख दें मल्टीप्लाई का। अब 5 का इनवर्स कोई भी नंबर कब होगा, जब हमें वो उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आंसर आइडेंटिटी दे। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, 1। अब आपको यहाँ पे एक ऐसे नंबर की तलाश है, यानी अब हमारा इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी यानी 1 आए, तो वो क्या होगा, 1/5 आएगा। अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अंडर एडिशन कोई और फार्मूला है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कोई और फार्मूला है, बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे एक ही है। और वो क्या है, किसी भी एलिमेंट ए के लिए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ए डैश उसका इनवर्स कहलाएगा अगर ए इंटू ए डैश हमें उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट दे। ठीक है, लिहाजा जब जब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन था, जब हमारा वो एडिशन था, तो हमें वो एलिमेंट की तलाश थी 5 के लिए जो 0 दे, वो -5 उसका इनवर्स बना। जब हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो हमें 5 के लिए वो एलिमेंट की तलाश थी जो इससे मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर 1 यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप इससे अगले अगले स्टेप पे जब आप जाएं, मिसाल के तौर पे अब आप कोई सेट ए ले लें, 1 2 3 4 5, ये एक सेट है, या इसे आसानी के लिए आप जैसे अंडरस्टैंडिंग बनाई है हमने, इसे हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, और अब हम ले लेते हैं पावर सेट ऑफ एक्स, हम ले लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ले लेते हैं हम यूनियन का। अब हमारे लिए और अब इसमें ये भी रिकॉल करते चले जाएं, यूनियन में हमने आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहा था, एम्प्टी सेट को कहा था। अब देखें, अब हमारे लिए किसी भी सेट ए का इनवर्स क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन बदल के हमारा यूनियन हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा बदल के फाई हो गया। अब ए का इनवर्स अंडर बाइनरी ऑपरेशन यूनियन वो सबसेट होगा एक्स का जिसका आप ए से यूनियन लें तो आंसर एम्प्टी सेट आ जाए, एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल ए। ठीक है, किसी ग्रुप के लिए तो आप कहते हैं ना तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स हमें मिलना चाहिए। ठीक है, आप बताएं शाबाश। फर्ज करो कि ए, अब मैंने एग्जांपल इसलिए लिखी है कि यहां से फर्ज करो अगर ए सिंगलटन भी मैं ले लेता हूं, तो कोई सेट ऐसा है जिसका ए के साथ मैं यूनियन लूं तो फाई आ जाए, कोई सेट ऐसा है जिसका मैं ए के साथ यूनियन लूं तो फाई आ जाएगा, शाबाश। कोई सेट, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, ए के एलिमेंट तो आएंगे, 1 तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है कुछ ऐड हो सकता है ऐड ना हो, लेकिन 1 जरूरी आएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई सेट नहीं है, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सेट बी इन पावर सेट ऑफ एक्स सच दैट ए यूनियन बी इज एम्प्टी। कोई इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो अंडर यूनियन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेम आप चेक कर ले, अंडर इंटरसेक्शन भी ये प्रॉब्लम आता है। इसका मतलब ये है कि यूनियन या इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट से समटाइम्स आपको कुछ सेट्स का इनवर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हम आगे चल के ना ग्रुप ना होने की एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर देंगे, आपके पास डिफरेंट तरीके से इनवर्स आएगा। लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप देखें कि डेफिनेशन इज ऑलवेज सेम। अब वो लास्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी कि फर्ज करो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आप एडिशन इस तरह डिफाइन करते हैं कि ए प्लस बी इज नॉट सिंपली ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ये जो मैंने इसको सर्कल किया है दिखाने के लिए कि ये दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एडिशन। ए स्टेरिक बी कर लें इसको, बेशक आप ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये हमने बाइनरी ऑपरेशन चेंज किया था, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। अब अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन था हमारे पास कि आपको एक एलिमेंट दिया हुआ था, आप उसका इनवर्स फाइंड करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ए ले लेते हैं 1, 1 का इनवर्स फाइंड करें। अब हम क्या करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए, आप जस्ट मेरा लेक्चर रिकॉल करें और होप्स हो कि आप खुद कर लेंगे, मैं जस्ट आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ। अब ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन ये कहती है कि स्टैरिक ए स्टैरिक ए डैश, अगर ए डैश ए का इनवर्स है तो ए स्टैरिक ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ रखना पड़ेगा। अब क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, पहले आप उस पर चले जाएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट ई को कैसे फाइंड किया जाता है, ये एक ऐसा एलिमेंट है कि फॉर एनी एलिमेंट ए इन जी, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए
ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ए। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए आप यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको कराया हुआ है, आप कर, लेकिन फिर भी अगर कोई नए स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, ए स्टेरिक ई क्या दिया हुआ है हमें, ए प्लस बी प्लस वन, यानी प्लस वन कर देना है, तो ये बन जाएगा ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करेंगे, ए कैंसिल, ई क्या आ जाएगा, -1। अब ई आ गया, अब ई यहाँ पुट कर दे -1, और ए स्टेरिक ए डैश क्या होगा, ए प्लस वन, क्योंकि स्टेरिक का फार्मूला क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी करके वन प्लस कर देना इज इक्वल टू -1। ये ए डैश है। इनवर्स ए डैश निकालना है तो क्या होगा, वन इधर आके -1 -2, तो ये बन जाएगा -2 -a। तो ए डैश का इनवर्स ये है। अब आप किसी एलिमेंट का भी इनवर्स फाइंड कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपने वन का इनवर्स फाइंड करना है तो यहाँ वन पुट कर दें। तो ये देखें वन का जो इनवर्स है वो क्या आ रहा है, -3। तो अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन इनवर्स ऑफ वन इज -3। ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो अदरवाइज सिंपल ये एडिशन होती तो वन का इनवर्स -1 था, अब आपका ये चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी और उसके रिस्पेक्ट से हम इनवर्स फाइंड किया करेंगे। ठीक है जी, एग्जांपल हो गई। अब एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट, जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, स्टैटिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्लोजर लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। अच्छा, उसके बाद इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, उसके बाद फॉर ऑल ए इन जी, हर एलिमेंट का इनवर्स, यानी किसी एलिमेंट का इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, इफ ऑल दीज फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो फिर हम उस पेयर को कहते हैं कि दिस पेयर फॉर्म्स ए ग्रुप। ठीक है, इसे हम ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल्स, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, इस पे अलग सेपरेट लेक्चर भी मेरा आपको मिल जाएगा इसकी एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ये एक ग्रुप है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एक ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप ना होने की बहुत सारी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन, जो हमारे साथ बिल्कुल सही चलता आ रहा था, यानी चलता आ रहा था मतलब है कि ये मोनाइड बन चुका था। इसके अंदर अंडर एडिशन क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, इसके अंदर अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसके अंदर अंडर एडिशन आपके पास प्रॉब्लम बन गया था इसका जीरो का, जीरो इसमें नहीं था, इसका मतलब है कि ये अंडर एडिशन, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो ये यहीं पे रुक गया, सेमी ग्रुप। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर देखें क्लोजर लॉ होल्ड कर जाता है, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट वन इसको बिलोंग कर जाता है, तो ये मोनाइड बन जाता है, इज अ मोनाइड। लेकिन अगर इसके कोई एलिमेंट लिया जाए वन के अलावा, मिसाल के तौर पे टू लिया जाए, तो टू का जो इनवर्स है वो कैसा होगा, वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको टू से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी यानी वन आए। अब नेचुरल नंबर में तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको टू से मल्टीप्लाई करके वन आए। ठीक है, अगर इसका इनवर्स 1/2 होता तो वो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में नहीं है। इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए मोनाइड, एग्जांपल ऑफ ए मोनाइड बट नॉट ए ग्रुप। ये ऐसा मोनाइड है जो ग्रुप नहीं बनाता। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पावर सेट ऑफ एक्स अंडर यूनियन, क्योंकि आइडेंटिटी तक इसमें है लेकिन इनवर्स नहीं थे, तो इज अ मोनाइड बट नॉट अ ग्रुप। ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अच्छा, ग्रुप पे जाते हैं, तो फिर एक प्रॉपर्टी आपकी और है, ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप तो बन गया, अगर उसके अंदर ए स्टेरिक बी इक्वल बी स्टेरिक ए हो, यानी अगर उस वो कम्यूटेटिव हो, तो फिर आप उसको बिलियन ग्रुप कहते हैं, अदरवाइज आप नॉन बिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एंड अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। एक एग्जांपल दे के हम गुजारा कर लेते हैं यहाँ पे। वो एग्जांपल हम देते हैं 2x2 नॉन सिंगुलर matrices, 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ मैट्रिसेस ऑफ रियल नंबर्स ले लें, रियल एंट्रीज, M2x2 R इसको हम लिखते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लीकेशन, ताकि वो ग्रुप बन जाए। 2x2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्सेस भी नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ इन जनरल हम क्योंकि जानते हैं ए बी मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप विच इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप, यानी कि नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स का सिलसिला हो गया अप टू
नॉन एबिलियन ग्रुप्स। ठीक है, अब हम इस चैप्टर पे आते हैं और इस चैप्टर को हम जल्दी से देखे जाते हैं। ये डेफिनेशंस के हद तक आप क्लियर हो गए।